हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लाइव आ गए हैं तो जल्दी से बताओ, फटाफट बोलो, मुंह खोलो जल्दी से। मेरे प्यारे बच्चों, पता है आज हम पिछले 5 सालों के एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, और उस एनालिसिस पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं कि भैया कैसे तैयारी करनी है, तैयारी में किन किन बातों पे फोकस करना है और किस किस तरीके से अपने को काम करना है। तो अपन यही काम करने जा रहे हैं। तो जल्दी से पहले इवेंट को शेयर कर देते हैं अपने मित्रों के साथ, क्योंकि हमारे प्यारे मित्र भी आए नहीं हैं, जल्दी से वो भी आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग काइनेटिक वर्ड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग श्रेयांश, गुड मॉर्निंग कौटिल्या। क्या बात है। तो ज्वाइन करने के लिए जल्दी से आप अपने दोस्तों को बोल दीजिए। आज एनालिसिस होगी पिछले 5 सालों के INPHO के पेपर की, जिसमें लगभग 2 साल के पेपर तो मैं पूरे के पूरे सॉल्व करा ही चुका हूं। कोशिश ये करूंगा कि आने वाले कुछ समयों में मैं पूरे 2010 से 2021 तक के सारे INPHO के एक एक क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन यहाँ पे प्रॉपरली डिटेल्ड वे में, कि जैसे मैं पढ़ाता हूं, जैसे मैं आपको कराता हूं। को पता है कि जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहा होता हूं तो हम हर रिलेटेड कंसेप्ट की बात करते हैं कि किस कंसेप्ट से क्वेश्चन उठेगा, आपको कैसे सोचना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये सामान्यतः हमारे सभी सेशंस में आपको देखने को मिलता है। तो अभी भी हमारी यही कोशिश होगी कि अगर अभी तो मैं आपके सामने कुछ डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहा हूं पिछले 5 साल के पेपर्स का, कि किन किन टॉपिक से कंसिस्टेंसी क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरीके का होता है और वो क्या उम्मीद करते हैं आपसे। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है INPHO के माइंडसेट को समझ पाना, क्योंकि बार बार मैं एक चीज बोलता हूं कि हम बहुत बार इधर उधर फंस जाते हैं बहुत सारी चीज। वन शॉट वीडियो वन। बिल्कुल, बहुत पॉसिबल। देखो, INPHO में सेलेक्ट होने के लिए आपको मेरे प्यारे बच्चों बेयर मिनिमम इरोडो पूरी सॉल्व होनी चाहिए। HCV शीट्स जो हम देते हैं एंड इरोडो पूरी सॉल्व होना ये मस्ट है, मस्ट है। अप्रोचेस डेवलप होना, उसके बाद इसके PYQs का सॉल्व होना जरूरी है। INPHO मेरे प्यारे बच्चों इतना इजी नहीं है, मतलब मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ कि INPHO को क्वालिफाई करने वाले पूरे भारत में सिर्फ 35-36 लोग होते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप इजीली सेलेक्ट हो जाएं। मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत तो लगती है। लेकिन हाँ, जैसे हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे, श्रेयांश हैं, आप सभी लोग हैं, कई बच्चे क्लास 6 से क्लास 9, क्लास 9 से क्लास 10 से, नॉट फॉर 6, 9 से 10 से 8 से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फिजिक्स की लेके। तो उनके लिए ये एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। जेई और कई बच्चे कहते हैं सर जेई डिफिकल्ट है या फिजिक्स ओलंपियाड डिफिकल्ट है, INPHO डिफिकल्ट है। तो इफ आई से अबाउट जेई और INPHO, आई वुड से कि सर देखो, जेई में 3 सब्जेक्ट पर आपको कमांड करना पड़ता है, फिजिक्स ओलंपियाड में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन मैथमेटिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे इन्वॉल्व होती है इन केस ऑफ INPHO एग्जामिनेशन। तो INPHO एग्जामिनेशन के अंदर मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा यूज रहता है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। दिस इज मी शिवेंद्र मिश्रा, आई एम एन IT ग्रेजुएट और आप सभी बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं अभी न्यूक्लियस एजुकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं कोटा के अंदर, और आप सभी बच्चों को भी अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये मेरा बैच अभी चल रहा है, ड्रॉपर टू टॉपर बैच, जिसके अंदर हम क्लासेस ले रहे हैं ड्रॉपर्स की। मेगा कॉम्बैट एग्जामिनेशन हर संडे होता रहता है। अभी 26 सितंबर को हुआ था, अभी आगे वाले टाइम पे भी होगा। तो आप अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जामिनेशन के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों स्कॉलरशिप बहुत शानदार सी जीत सकते हैं। और आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आप जब भी कुछ करें तो उसमें आप SM11 कोड का फ्री कोड लगा के आप आ सकते हैं। सर आप वन शॉट वीडियो बना दो कंप्लीट सिलेबस। बेटा, रैंकर जर्नी कहना आसान है, करना बहुत भारी काम है ना। बनाए हैं वैसे मैंने, लेकिन ये IOQP के लिए वन शॉट वीडियोस नहीं होते हैं यार। IOQP इज नॉट अबाउट वन शॉट, IOQP इज ऑल अबाउट बिगर जर्नी। वन शॉट वीडियोस जेई मेन के लिए अच्छे लगते हैं, वन शॉट वीडियो IOQP के लिए बन ही नहीं सकते हैं। मैं क्या, कोई नहीं बना सकता है। मैं कुछ क्वेश्चंस करा सकता हूं, मैं सैंपल क्वेश्चंस कर सकता हूं, बट ये कह दो कि वन शॉट में आप सारी चीजें कवर कर दो, कैसे पॉसिबल है? या तो आप मजाक कर रहे हो या आप मेरे से आप मजाक की उम्मीद कर रहे हो। IOQP के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ वन शॉट वीडियो फॉर एनी टॉपिक।
बिकॉज डेप्थ ऑफ द टॉपिक इज सो हाई कि आप वन शॉट वीडियो बनाने बैठोगे तो भी 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा जाके, कम से कम एक छोटे से टॉपिक का वीडियो। तो दैट इज नॉट गोना बी पॉसिबल थिंग। वो प्रॉपर पढ़ाई होती है, आईओक्यूपी वन शॉट से कवर नहीं होता है बेटा। वन शॉट से अगर आईओक्यूपी कवर हो रहा होता तो जेई में नहीं निकल सकता, वन शॉट से निकलता वो भी नहीं है। लेकिन रिवीजन के लिए कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर वन शॉट नहीं तो रिवीजन। रिवीजन के लिए आपके नोट्स, भाई देखो जेन्युइन मेहनत होनी चाहिए। ये शॉर्टकट के तरीके छुटके फुटके एग्जामिनेशन में चल जाते हैं, वहीं पे ही ठीक लगते हैं। बड़े एग्जामिनेशन में आते हैं ना, जे एडवांस में आप आ जाओ, तो जे एडवांस में भी आपका वन शॉट वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। आप कितना वन शॉट वीडियो पढ़ के दे जाओ चले जाओ, जब तक आपकी प्रैक्टिस शानदार नहीं होगी, जब तक आपने मन लगा के पढ़ाई नहीं करी होगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं वन शॉट वीडियो की हेल्प से। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेप्थ की बात करते हैं तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक मैं रिकमेंड करता हूं एज पर, जिसमें आपका जेई सिलेबस भी कवर हो रहा होता है, लेकिन अगर आप आईएनपीएचओ की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पर्शल, डेविड मॉरेन, ग्रिफिथ को माइनर बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं। ग्रिफिथ इज अगेन अ गुड बुक ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, बट आई डू रिकमेंड कि जब अगर आप पर्शल पढ़ रहे हैं तो ग्रिफिथ की तरफ ना जाएं, एक कोई पढ़ ले जो भी आपकी इच्छा लगे, लेकिन आई रिकमेंड पर्शल ऑन द अबव द ग्रिफिथ। ग्रिफिथ अच्छी है लेकिन उतना जरूरत नहीं पड़ती, ग्रिफिथ की जरूरत बाद में ज्यादा ठीक पड़ती है। उतनी डिफरेंशियल की आवश्यकता आईपीएचओ पे अगर आप जाएं तब आप ग्रिफिथ को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ के जाएं। इन केस ऑफ आईएनपीएचओ आप पर्शल, डेविड मॉरेन की इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैकेनिक्स आप अच्छे से कर सकते हैं। फॉर बेसिक लेवल अगर आप बात करते हैं तो इरोडोव, एचसीवी जो हम लोग शीट देते हैं हम लोग वो, और इसके साथ साथ आप पैरेलली क्रोटोव, जो मैं जनरली बोलते रहता हूँ, क्रोटोव का आप लगा सकते हैं। एलए सेना की बुक आती है, 300 पजलिंग बुक्स आती हैं, ये आप कर सकते हैं। पाथफाइंडर के सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, बट या सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप पाथफाइंडर कर सकते हैं। ये अच्छे रहते हैं। डेविड मॉरेन किताब रिकमेंड मैं इसलिए थोड़ा ज्यादा करता हूं, उसका रीजन सिर्फ एक ही रहता है कि डेविड मॉरेन के अंदर आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अप्रोच डेविड मॉरेन में काफी अच्छे तरीके से दी गई है। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप वो डेविड मॉरेन से उठा सकते हैं, पर्शल से उठा सकते हैं। थॉट प्रोसेस अच्छी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। दोनों एमआईटी की बुक्स हैं, तो आई थिंक आपको वो काफी बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा। हाउ टू लर्न वेक्टर कैलकुलस, उसके लिए वेक्टर कैलकुलस पढ़नी पड़ेगी। लर्न का मतलब क्या होता है, मतलब आपसे पूछे रोटेशन कैसे पढ़ोगे, तो रोटेशन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। सर जो क्लास 9-10 से प्रिपेयर कर रहे हैं क्या हम उनसे पीछे रह जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू बातें हैं। 9-10 से प्रिपरेशन करने वाला लगातार कंसिस्टेंट रहे, ये बहुत बड़ा भारी काम होता है। आदमी एक साल 1 महीने कंसिस्टेंट नहीं रहता, उसके बाद फैल जाता है। हाँ मतलब जो आदमी कंसिस्टेंट है, जो आदमी लगातार मेहनत कर रहा है 9th 10th 11th 12th, वो आपसे आगे रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप देखो रेस कभी भी स्टार्ट करो, आगे वाला ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आगे वाला हमेशा सेम रेस से दौड़ता रहेगा, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मतलब 100 लोग अगर 9 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो गिनती के 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो फुल पेस मेंटेन करके चल पाते हैं। मैक्सिमम 4 से 5, जी ईमानदारी से बोलो, मैं कोटा के डेटा की बात कर रहा हूं। मतलब हम लोग हर साल पढ़ाते हैं, हर साल बहुत सारे पीसीसीपी डिवीजन में, हमारा पीसीपी डिवीजन बोलते हैं, फाउंडेशन डिवीजन बोले, वहां पे 100-200 बच्चे हर बार प्रिपरेशन करेंगे, पर्टिकुलर बैचेस के अंदर आएंगे। लेकिन उन 100-200 में से अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे, आपको ऐसा कोई बच्चा दिखाई पड़ेगा नहीं यार इसकी एआईआर 1 आ सकती है, या टॉप रैंकर्स जो आप बात करेंगे वो 4 से 5 ही होते हैं। बाकी लोगों की कंसिस्टेंसी जो होती है वो वीक होती चली जाती है। वो क्लास 12th में आते आते, जिन्होंने 9 से प्रिपरेशन करी होती है, वो लोग भी आते आते कोई 1000 पे, कोई 5000 पे ऐसी रैंक आती है। मतलब मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं, जो जेन्युइनली ठीक बच्चे होते हैं उनकी। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही फैल जाते हैं, जिनका सिलेक्शन भी नहीं होता है, जिन्होंने क्लास 9 से तैयारी करी होती है उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है जेईई में। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। नॉर्मल अगर आप एवरेज बात करेंगे कि सर कोटा में आपके पास 100 बच्चे आए, 100 बच्चों का एवरेज क्या रहता है जिनका जेईई में सिलेक्शन होता है, जेईई के अंदर जो जाते हैं, अगर आप इसकी बात करोगे तो आई वुड डेफिनेटली से कि यार उसमें आउट ऑफ 100 देयर आर 50 to 60 स्टूडेंट्स दोज गेट इजीली सेलेक्टेड इनटू आईआईटी।
रैंक, एवरेज रैंक की बात करेंगे तो एवरेज रैंक विल बी अराउंड 2000 2500, ये एवरेज रैंक होगी। 50 में से 4-5 बच्चों की रैंक अंडर 100 भी होगी, कुछ बच्चों की रैंक अंडर 500 होगी, कुछ की 1000, कुछ की 5000 पे भी होगी, कुछ की 7000 पे भी होगी। तो एवरेज अगर आप बात करेंगे तो 2500 के लगभग का एवरेज आप मान सकते हैं। ये आपका एक डेटा होता है, 100 बच्चे तैयारी करते हैं तो। और यही सेम अगर आप मेरे पूछे सर 11th में आते हैं उनकी क्या होती है, तो 11th का स्टार बैच जो बनता है, 11th के स्टार बैच के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी लगभग यही कहानी होती है। तो ऐसा कोई आगे पीछे नहीं होता, आप बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप कितनी स्पीड से आदमी को पकड़ते हो, कितना मन लगा के पढ़ाई करते हो। हर आदमी हर एक को हरा सकता है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। पहली चीज होती है कोई भी आदमी ईमानदारी से पेस मेंटेन कर ही नहीं पाता है यार, बहुत बड़ा भारी काम है ये केस पेस मेंटेन करना। ये बोलने में अच्छा लगता है पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, करने की आती ना तो अच्छे अच्छे फैल जाते हैं, अच्छे अच्छे फैल जाते हैं यार। हर दिन एक पेस के साथ पढ़ते रहो बोर हो जाता है आदमी। नाइन्थ में एचसीवी लगा लिया, वापस 11th में एचसीवी लगाने का मन ही नहीं हो रहा है। 9th में 10th में इरोडो सॉल्व कर लिया, अब कह रहे सर 11th में मन नहीं हो रहा, 12th में बिल्कुल मन नहीं हो रहा, आधी छोड़ दी चीजें, फैल गया रहता। बहुत पहले इसको कुछ और भी नाम देते, प्रीमेच्योर हो जाता है काम, पहले ही ज्यादा काम। उन्होंने बहुत कुछ ऐसे बच्चे मैंने देखे जिन्होंने प्रीमेच्योर वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद वो फैल जाते हैं, जब ऑन द टाइम ऑफ होता है वो फैल जाते हैं। तो इन सब चीजों से भी बचना चाहिए कायदे से। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और अपन बात करते हैं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया नहीं है जल्दी से लीजिए SM11 कोड के माध्यम से। प्लस का सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल गाइडेंस देखने को मिलेगी, और इसकी प्राइसिंग रहेगी 58,500 रुपीज। विद द कोड ऑफ SM11 आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो ये काफी शानदार सब्सक्रिप्शन है, जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए फटाफट। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाता हूं आज के पेपर्स को लेके। तो मैंने ये पेपर सारे के सारे डाउनलोड किए, आप सभी को ये वेबसाइट भी पता होगी, olympiad.hpcsc की वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट से आप सारे टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम के सॉल्यूशंस भी गिवन है। अगर आप सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो 2011 का सॉल्यूशन गिवन नहीं और 2008 का सॉल्यूशन गिवन नहीं, बाकी सभी के सॉल्यूशन जो है वो गिवन है। 2008 का सॉल्यूशंस भी मैंने शायद डाल दिए हैं, 2008 के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैंने डाले हुए हैं जहां तक मुझे याद है, लेकिन नहीं डाले तो मैं डाल दूंगा। और 2011 का भी नहीं बनाया मैंने, तो मैं बना के डाल दूंगा सॉल्यूशन। ये सभी के सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन पूरे के पूरे टेस्ट पेपर अवेलेबल है। आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं पिछले 5 सालों की जर्नी के बारे में, ठीक है ना। पिछले 5 सालों की जर्नी कैसे होने वाली है 2021, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, आप स्पेशल क्लास में देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपको YouTube पे मिलेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आपको मेरे स्पेशल क्लास में कंप्लीट सॉल्यूशन के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो इसका पूरा 2021 का IOQP का पेपर मैंने पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है, आप वहां पर भी देख सकते हैं और YouTube पे भी देख सकते हैं, दोनों जगह देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये क्योंकि IOQP के टर्म्स का पेपर था, पहला पेपर ऐसा था जो IOQP के फॉर्मेट में हुआ, सबसे रिसेंट है ये। तो रिसेंट से भी मैं स्टार्ट नहीं करता हूं, सबसे लास्ट में इस पे आऊंगा। सबसे पहले मैं सबसे लास्ट वाले पे चलता हूं, 2016 पे। तो 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, तो टोटल मिला के हम 6 साल के हमारे पास पेपर हैं 2016 से 2021 तक के, ठीक है ना। इन 6 साल के पेपर की एनालिसिस में आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं करने जा रहा हूं। 10th में इरोडो मैकेनिक्स कर लिए, वेरी गुड बेटा। सर इज इट नेसेसरी टू कवर थ्योरी पार्ट ऑफ मॉरिन एंड क्लैपनर? नो, क्लैपनर का थ्योरी पार्ट अभी आप शायद कवर नहीं कर पाएंगे, मैंने क्लैपनर इसलिए रिकमेंडेशन में नहीं दी थी। क्लैपनर का थ्योरी पार्ट आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है बहुत सारी जगहों पे। क्लैपनर तभी आप टच करें जाके बेटा जब थोड़ी सी एक लेवल पहुंच जाए, मतलब कई बार क्या होता है बहुत अर्ली स्टेज में क्लैपनर को टच कर लेते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट में ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि कुछ बातें उसमें अच्छी भी दी हैं, काफी अच्छी भी दी गई हैं। तो क्लैपनर के लिए मेरी रिकमेंडेशन में सही रहती है कि आप उसको जब थोड़ा सा अच्छा लेवल हो जाए आपका, फिर आप उसको अपने आप के लेवल को बूस्टअप करने के लिए पढ़ें, ठीक है ना। पहले लेवल जनरेट कर लें एक, फिर आप क्लैपनर के अंदर घुसें, थोड़ा सा ठीक रहता है वो, क्लैपनर की बातों को समझने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो, है ना। नहीं तो फिर कुछ बातें समझ में नहीं आती, उड़ जाती हैं ऊपर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब बात करते हैं। ये है हमारा 2016 का पेपर। 2016 पेपर 3 घंटे का पेपर होता है। टोटल क्वेश्चन 6 आए हुए हैं, 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 9 9 12, टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन थे लगभग, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन फॉर्मेट था। हर एक क्वेश्चन सेम मार्क्स का ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप अपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सबसे महंगा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है और सबसे सस्ता क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 से अगर मैं स्टार्ट करूंगा, आपके सामने सारे कॉन्स्टेंट वगैरह सब गिवन होते हैं, तो आपको ये सब की टेंशन नहीं होती है।
पहला क्वेश्चन जो है, अगर आप 2016 से बात करते हैं तो दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल वर्कआउट। तो ऑप्टिक्स पर बेस्ड एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था ये क्वेश्चन। और इस पूरी कहानी में देखो, मैं आपको बात करूं तो अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो ये कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो आपके प्रैक्टिस ओरिएंटेशन पे बेस्ड होते हैं। यहां पर हर जगह आपको एक नई सोच से मिलना पड़ता है। यू हैव टू थिंक इन अ न्यूअर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू आर थिंक टू अबाउट अ इनोवेटिव वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मैं हर बार आप सभी से कहता हूं कि अगर आप आईएनपीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो आईएनपीएचओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एशियन फिजिक्स ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशनल बेस्ड वर्कआउट जो है वो इनमें आपको देखने को मिलता है। आईएनपीएचओ और एपीएचओ सभी एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट को आगे रख के पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का मुद्दा सिचुएशन को समझाने का होता है रादर देन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक सिचुएशनल बेस्ड है, एक कॉम्प्लिकेशंस है। इसलिए जब भी आप आईएनपीएचओ की तैयारी कर रहे हो तो हर समय आपको क्यों का बहुत इंपॉर्टेंट जवाब समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि जहां जहां पर मैं आपको बहुत ईमानदारी से बात करूं, जब मैं पहले फिजिक्स ओलंपियाड नहीं पढ़ाता था, जब मैं फिजिक्स ओलंपियाड की नहीं पढ़ाता था, मैं सिर्फ जेई पढ़ाता था, तो जेई में जहां जहां पर मैं जिन बातों को इग्नोर करता था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैं क्योंकि ये सब चीजों का समय इतना बड़ा होता है कि मैं विद द कोर्स ऑफ टाइम मैं आपको बता पाऊंगा। बहुत सारी जगह ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप कहते हैं नहीं ऐसा होता है, मान लो ऐसा होता है, या ये ऊपर नहीं जाएगा, या ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा बोल देते हैं, टीचर्स आपने देखा भी होगा अपने, जहां जहां पर हम ऐसा बोलते हैं ना, वहां वहां के क्वेश्चंस आईएनपीएचओ में हमने देखे। फिर मुझे ये बात का एहसास हुआ कि यार इन सब जगहों पे ऐसे बोलने से काम नहीं होगा। बच्चों को अगर आईएनपीएचओ की तैयारी करनी तो जहां जहां पर ऐसा होगा बोल रहा है टीचर, वहां वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होगा, और उसको मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा। जहां जहां पर हम ये बोलें कि यार ये बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है, इसमें टाइम लगेगा, आप अगर आईएनपीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस मैथमेटिक्स में लग जाइए। पहला मूल मंत्र फॉर आईएनपीएचओ प्रिपरेशन जो है वो यही रहेगा। पहला मूल मंत्र कि भैया अगर आपको आईएनपीएचओ प्रिपरेशन करनी तो जहां जहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि बेटा कैलकुलेशन ज्यादा परेशान हो जाओगे, तो आप वहां पर उसको एज अ चैलेंज लेना स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में भी सिंपली वही चीज है, कुछ खास नई चीजें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देखो, इन सभी क्वेश्चंस में डरना नहीं होता। मतलब एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, मैंने जैसे भी कल क्वेश्चन भेजा था अपने ग्रुप पे आप सभी लोगों को, एशियन फिजिक्स ओलंपियाड का, जो अरोरा लाइट्स है उनको रिलेटेड की जो सोलर विंड्स आती हैं, कैसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं, और ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। ये प्रोसेस मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी, और ये क्वेश्चन एपीएचओ एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में 2011 में शायद आया हुआ है। मैंने कहा देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं सिचुएशन बेस्ड, कैसा क्यों हो रहा है, और उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पर्टिकुलर डेटा दिया जाएगा और उस डेटा से आपसे कुछ वैल्यूज पूछी जाएंगी। तो आपको एक कंसेप्ट को दिखाते हुए आउटपुट पूछा जाता है, मतलब सिचुएशनल बेस्ड वर्कआउट होता है। साइंटिस्ट की सोच आपकी समझते हैं कि आप कितना साइंटिफिकली सोच रहे हैं, कितना आप रेशनल सोच रहे हैं, कितनी अच्छी थॉट प्रोसेस है। अभी मेरा बच्चा, जो मैंने आपको बताया था कि जूनियर साइंस ओलंपियाड में हमारा एक स्टूडेंट गया, जो कैंप के अंदर 2 बच्चे गए भी, अग्रत और अर्चित। तो अब उनके पास जो एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, जिन एक्सपेरिमेंट के फॉर्मेट में वो वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने बहुत सिंपल सी चीज पूछी। कल मुझे अच्छा लगा, कल मैं जब मुझसे बात कर रहा था तो आयुष, यस आई एम फ्रॉम आईआईटी बेटा, यस आई एम फ्रॉम आईआईटी। तो जब मैं उससे बात कर रहा था मेरे प्यारे बच्चे, तो मुझे क्या दिखाई पड़ा या क्या समझ में आया मुझे समझना। When I was talking to him, उन्होंने पूछा कि फेवी स्टिक का जो कैप है उसका वॉल्यूम नाप के दिखाओ कितना होगा। कैसे नापोगे? घर में बैठ के नापना है, कुछ अलग से इंस्ट्रूमेंट नहीं लेने। अब ये एक एनालिटिकल स्किल है, ये आपकी क्रिएटिव स्किल्स है कि आप कैसे साइंस को यूज करोगे अलग अलग तरीकों पे, और इसी चीज पर उनको काम करना है, यही चीज पे आपको काम करना है। तो उन्होंने उसी सब चीजों को समझने के लिए कल हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने पूछे। मटर की बीन्स, जो मटर पीस होती है ना, जो मटर के एक दाने का डायमीटर नापना है, कैसे नापेंगे? फ्रॉम द होम, कोई बर्नियर कैलिपर, कोई स्क्रू गेज, कुछ भी नहीं है आपके पास, घर में कैसे नापोगे? तो अब ये चीजें
जो कैंप में गए हैं, ओसीएससी कैंप पे हैं, उन बच्चों से ये सब एक्टिविटीज कराई जा रही हैं। जूनियर है तो जूनियर लेवल की बातें हो रही हैं, आप थोड़े सीनियर हो गए तो थोड़े सीनियर लेवल की बातें होंगी। लेकिन मुद्दा क्या है, आपके अंदर का इंटेलेक्चुअल वो कैसे आपको वर्कआउट करना है। तो कृपया करके बहुत ध्यान से, डरिएगा नहीं ज्योमेट्री से हमेशा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कई सारे क्वेश्चंस यहां पर आए हुए। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी कहां भाग गया, सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऑब्वियसली बात है, इसके नंबर भी कम है, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। और इट इज सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चंस, जहां पर आपसे बहुत सिंपलिस्टिक वर्कआउट किया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग क्या क्या रिलेशंस निकल के आएंगे डिस्क के करस्पॉन्डिंग। तो वो बहुत छोटा सा वर्कआउट है, ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। तो एक वो क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन जो था, इट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट येट ये फिनोमिना 2 जगह पर बहुत अच्छे से है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी एक और आगे आएंगे, शायद 2018 में था, शायद 2018-19 में। वेरिएबल मास प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चंस लगभग 2 से 3 साल में एक बार जरूर आ जाता है, लगभग। वेरिएबल मास प्रॉब्लम में अच्छी खासी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, पेलोड क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने रखूंगा वो है वेरिएबल मास प्रॉब्लम। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनना पॉसिबल होते हैं। अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हो तो वेरिएबल मास प्रॉब्लम की लगभग हर तरीके की प्रॉब्लम आपको करनी ही करनी है। इरोडोव के अंदर लगभग 6-7 प्रॉब्लम्स दी गई हैं वेरिएबल मास के अंदर, सेंटर ऑफ मास के पास में दिया गया है, वहां पर आप कर सकते हैं। आईपीएचओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आईएनपीएचओ के। वेरिएबल मास प्रॉब्लम एक हॉटशॉट टॉपिक है, पहली चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे भी, और ये आपने रॉकेट प्रोपल्शन इन सभी जगहों पर इन क्वेश्चंस को देखा हुआ है, तो मैं उसमें ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ कि क्वेश्चंस क्या है, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन सब पता चल जाएगी क्या है। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज द थर्मल मेथड, और ये है हीट चैप्टर का रेडिएशन से बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें रेडिएशन प्लस थर्मोडायनामिक्स दोनों का ही प्यारा एप्लीकेशन हो रहा है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आपको सिक्वेंशियली दिखाता चलूंगा, हर साल एक क्वेश्चन है, हर साल सिक्वेंशियली दिखाता चलूंगा। 2016 में आपने भी देख लिया है, ठीक है ना। और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको इस पे जरूर देखने को मिलेगा, और वो बहुत शानदार क्वेश्चन होता है। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ। ये एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, और उन्होंने inside the box resistance if any delta formation student is provided a variable power supply and a meter voltmeter। अब उन्होंने इसके करस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन, ये ब्लैक बॉक्स पर बेस्ड क्वेश्चन, ब्लैक बॉक्स का मतलब आपको कुछ पता नहीं है अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट है, किस तरीके से काम हो रहा है, उन सब चीजों पर बेस्ड क्वेश्चन इस बार भी आया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है आईएनपीएचओ के लिए जिसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। इनफाइनाइट सर्किट पे क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप बात करेंगे तो अभी मीटर वोल्ट मीटर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, कैसे नापते हैं, आइडियल होगा तो कैसे होगा, नॉन आइडियल होगा तो कैसे होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आईएनपीएचओ में पूछे जाते हैं। आईएनपीएचओ में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो इनोवेशन होता है वो मैक्सिमम जगहों पर इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड होता है। अमीटर का आइडियल होना नॉन आइडियल होने से क्या क्या फर्क पड़ रहा है, वोल्ट मीटर के आइडियल नॉन आइडियल होने से क्या क्या फर्क पड़ रहा है, किस तरीके से वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होती है, उसमें कितना एरर होता है, ये चीजें कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं। ये ब्लैक बॉक्स, ये सारे बॉक्स आपको ये सब जगहों पर ओम्स लॉ की प्रूविंग, उनके डायग्राम, वी और आई का रेशियो, ये हर जगह ये रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंदर कैसा सर्किट है, वो आपको सिंपल सी चीजें आपसे लगातार पूछी जाती रहेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आपको समझनी है, ठीक है ना। ये उस पर ग्राफ पूछ लिया गया, स्लोप के माध्यम से आंसर बताना है आपको, एंड दिस इज द सर्टेन ग्राफ ऑफ इट। तो ये आपका गेम पूरा का पूरा यहां हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6, द यूकोवा पोटेंशियल एंड द न्यूक्लियस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड इन सभी जगहों पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बात की जाती है कि यहां पर बोर मॉडल के थ्रू आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके से इफेक्टिव मास क्या होगा, एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, और वो सारी की सारी चीजें क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द मॉडिफाइड बोर मॉडल। मॉडर्न फिजिक्स पे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, इधर वो डी ब्रॉगली, पार्टिकल इन अ बॉक्स, देखो मॉडर्न फिजिक्स के हॉट टॉपिक क्या है, मॉडिफाइड बोर मॉडल। मॉडिफाइड बोर मॉडल क्या होता है, मॉडिफाइड बोर मॉडल का मतलब होता है जब आपसे क्वेश्चन में फोर्स की बात पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से कर ली जाए,
और आपको बहुत बार मतलब जेई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, वो आसान लेवल के क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी गई, यू आर एज अ फंक्शन ऑफ आर दे दी गई, आपको पता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा तो इंटरेक्शन आएगा, इंटरेक्शन आएगा तो करस्पॉन्डिंग हम बोर मॉडल के एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम इन सब चीजों का बहुत शानदार सा यूज करना स्टार्ट करते हैं, और किस किस तरीके से होगा वो सारी चीजें आपको पता है, म्यू वी स्क्वायर बाई आर, मतलब कैसे हम लोग वर्कआउट करेंगे टू मास सिस्टम के अंदर। तो यहाँ रिड्यूस मास का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात आपको करनी है, जो आपको पता है NH/2 पाई। बोर मॉडल का सबसे सिंपल केस यही है कि MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो लगभग दीज ऑल आर क्वेश्चंस आर मॉडिफाइड बोर मॉडल। तो अपने पास लिखिए जरूर इस बात को कि आपको मॉडिफाइड बोर मॉडल जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर करने चाहिए मॉडिफाइड बोर मॉडल पे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, सॉरी 6 पे एंड था, माय मिस्टेक। अब मैं आता हूं आयन पे जो 2017 पे। देखो 2016 की सीख क्या क्या है, मैंने आपको क्या क्या बताया। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमेशा दिमाग में रखना है। पहला हॉटशॉट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स। वेरिएबल मास प्रॉब्लम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मैथमेटिक्स को यूज करना बहुत अच्छा है, जरूरी है, समझे। सर वेरिएबल मास प्रॉब्लम कौन कौन से चैप्टर में है? वेरिएबल मास प्रॉब्लम बेटा दे आर इन द चैप्टर ऑफ मोमेंटम, जो आपका सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन चैप्टर है, उसके अंदर आपको वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। रॉकेट प्रोपल्शन, दिस इज द वेरिएबल मास प्रॉब्लम। रॉकेट प्रोपल्शन के माध्यम से कैसे किसी शूट्स के अंदर से वो निकल के आ रही है, कन्वेयर बेल्ट पर ऊपर से कुछ मास गिरता जा रहा है, कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितना पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो लगातार पूछे जाते हैं इन दिस। सर आपने बोला था कि अक्टूबर एंड तक खत्म कर दो, उसके बाद मॉरिन एंड हायर बुक्स में जाएं, बट सर 2 मंथ पे सिलेक्शन हो सकता है। बेटा 2 मंथ पे नहीं सिलेक्शन हो सकता, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूं कि आपको 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा INPHO में, मतलब आई डोंट रिकमेंड इट। 2017 की इंपॉर्टेंट, 2016 की इंपॉर्टेंट बातें जल्दी से एक बार समाप्त कर रहा हूं। 2016 की इंपॉर्टेंट बात है, KTG थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आएगा, वो सिक्वेंसली सभी में मिलने वाली है। वेरिएबल मास प्रॉब्लम अल्टरनेट टू अल्टरनेट ईयर्स आपको देखने को मिलेगी और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मॉडिफाइड बोर मॉडल ये नया हॉट शॉट है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मॉडिफाइड बोर मॉडल का मतलब है बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा और पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके फोर्स की बात करोगे, उसको mv² से रिलेट करोगे। 2 मास सिस्टम होगा, 3 मास सिस्टम होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड हॉटशॉट टॉपिक जिसको आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू 2017 पेपर। अगर मैं 2017 के पेपर की बात करूं तो ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, ये मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप लोगों को याद हो। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट वी डिड, और यही सेम क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन उसमें आया था, ऐसा ही क्वेश्चन 2021 IOQP पार्ट 2, अभी दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को देखोगे और यही सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन IOQP पार्ट 2 में आया हुआ है, लगभग। वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेडिएट करा रहे थे, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, और उस इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन के कारण पावर रेडिएशन का एक फंक्शन दिया था इस तरीके से। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है IOQP पार्ट 2 के अंदर, उसको आप आराम से देख सकते हैं। वही सेम चीज है कि पावर रेडिएट थ्रू ग्रेविटेशनल वेव, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बात किया, यहां पर ग्रेविटेशनल वेव के फॉर्म में बात किया। एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन IOQP में रिपीट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सब बच्चे सर IOQP में, बेटा IOQP आपके नए नए तरीके के क्वेश्चंस डिफाइन कर सकती है, अलग अलग, लेकिन फॉर्मेट्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ग्रेविटेशन वेव में तो जा ही सकता है ना। तो देखिए बिल्कुल सेम उसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। ग्रेविटेशन का ही क्वेश्चन आपके सामने है, स्किप नहीं करना चाहिए। वैसे ग्रेविटेशन कम आता है, ये बात सही है कि ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, रेयरली पूछा जाता है, और अगर आप स्किप करेंगे भी तो डेटा सफिशिएंटली वो गिवन देते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन एनर्जी पर बेस्ड है, और अगर आप इसके नंबरिंग की बात करें तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, 5, 7, 11, 14, 15 और 6। छठा क्वेश्चन 23 नंबर का है, सबसे भारी क्वेश्चन, 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आसान था, बहुत सिंपली आपसे पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन आपका फ्लूइड और बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो ये फ्लूइड के साथ साथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके साथ आपको इसको भी यूज करेंगे, क्या बोलते हैं इसका, ऑप्टिक्स को भी। अब यहां पर इसी को घुमा दिया, इसको घुमाने से ये बना दी सरफेस, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड मिरर बन गया।
कर्व मिरर के माध्यम से आपने इसको एज अ ऑप्टिक्स भी यूज कर लिया, तो फ्लूइड प्लस ऑप्टिक्स का कॉम्बिनेशन आ गया निकल के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये देखो ये इनोवेशन है, ये आपको हर जगह देखने को मिल सकते हैं। इसमें ये नहीं कह सकता हूं कि यार ये ऐसा ऐसा पूछ सकते हैं, हर बार होता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक क्वेश्चन आना ही आना है, उसमें कोई डाउट नहीं, वो कहीं से भी घुमा के पूछे, वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चन ये होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पार्ट वाला क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, आसानी से निकल के आ जाता है, आप सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर आप यहां पर देखोगे तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन ऑल अबाउट द मैकेनिक्स प्रॉब्लम। सिंपली मैकेनिक्स प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं पूछी गई थी, इजी प्रॉब्लम थी। मैकेनिक्स के अंदर एनएलएम प्लस काइनेमेटिक्स का एक अच्छा सा रोल है। ऐसा नहीं एनएलएम प्लस काइनेमेटिक्स को आप इग्नोर करते हैं, उस पर एनएलएम काइनेमेटिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आईओक्यूपी पार्ट 2 में एक सर्कल के अंदर जो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, वो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन है। वो आप उसको रोटेशन कोरोलिसिस फोर्स से रिलेट नहीं कर सकते, मैंने आपको करके भी दिखाया था। इट इज सिंपली 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन यहां पे भी दिया गया है कि 2 आइडेंटिकल ब्लॉक है ए एंड बी, जिसका मास m है, प्लेस्ड ऑन द लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया गया विद a higher up than b, the coefficient of friction between the plane and the blocks are a and b respectively, mu a and mu b. tan theta is greater than mu b is greater than mu a, आपको दे दिया गया कि tan theta बड़ा है, इसका मतलब स्लिपिंग कंडीशंस हो रही हैं। The two blocks are initially had fixed at a distance d apart. At t equals to 0 the block was released at the time t1 when the two blocks will collide. Simple question. प्योर काइनेमेटिक्स, कितनी देर में कोलाइड करेंगे, नेट एक्सेलरेशन निकालोगे, और एक ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, एक नीचे से नीचे की तरफ भाग रहा होगा, ऊपर वाला तेज आ रहा होगा, नीचे थोड़ा धीरे जा रहा होगा, कोलिजन हो जाएगा, बीच की डिस्टेंस दी गई है रिलेटिव एक्सेलरेशन के थ्रू। कंसीडर ईच कोलिजन टू बी इलास्टिक एट व्हाट टाइम t2 एंड t3 विल द ब्लॉक कोलाइड्स अ सेकंड एंड थर्ड टाइम रिस्पेक्टिवली। अब इंक्लाइन प्लेन पे ही हो रहा है, कोलिजन हुआ, आगे वाले की वेलोसिटी फिर आगे लोग कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल गई, पीछे वाले की वेलोसिटी कुछ कम हो गई, वेलोसिटी चेंज हुई, वापस से फिर पीछे वाले का एक्सेलरेशन क्योंकि ज्यादा है, आगे वाला एक्सेलरेशन कम है, तो पीछे वाला फिर तेजी से भागेगा, फिर टकराएगा, फिर तेजी से भागेगा, फिर टकराएगा। तो एक रिकरिंग प्रोसेस है, राइट? नहीं समझे आप बात को? एक सिंपल सा इंक्लाइन प्लेन, ऊपर से एक आदमी छोड़ा, वो तेज भाग रहा है, नीचे वाले के अंदर फ्रिक्शन ज्यादा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, टकराया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी कम हुई, लेकिन वो उसका एक्सेलरेशन तो कम ही है, पीछे का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो फिर वेलोसिटी बढ़ा लेगा, फिर टकराएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम लगातार चलती जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और उसी पे ग्राफ आप पूछ लिए, लेकिन क्वेश्चन का वेटेज उन्होंने अच्छा खासा दिया था। सिर्फ काइनेमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स और एनएलएम पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आते। मैकेनिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपको ओवरऑल एक ना एक कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये कभी नहीं होता। देखो वापस मैंने कहा था आपसे, मैं आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स दिखाता हूं, यहां पर भी आप देख लीजिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, और अच्छा खासा वेटेज क्वेश्चन है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को 4th नंबर की बात करेंगे, इसका वेट देखो 4 3 7 7.5 7 6 13 1 14 6 3 9 4 13 1 14 नंबर का क्वेश्चन है, और 5th है 15 नंबर का। तो 14 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। खैर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है, जो आपका ईएमआई पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये इनोवेटिव क्वेश्चन है, मतलब दिमाग लगेगा, ठीक है ना। इसको अपन बात कर ही सकते हैं कि बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मतलब मुझे कराने में बहुत मजा आया था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें लिटरली आपको एंजॉय करेंगे। और ये क्वेश्चन सिंपल अगर आपसे बात की जाए, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन इसका मार्किंग 15 नंबर का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 15 नंबर्स, तो ये भी अच्छा है। एंड देन आई एम कमिंग टू द 6th क्वेश्चन, जो सबसे महंगा क्वेश्चन 23, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म। ये अलग तरीके से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इस पूरे INPHO के अंदर काफी शानदार से क्वेश्चंस आए हुए हैं। डिस्पर्स लाइट किस तरीके से जाती है, क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, इन सब चीजों पे अच्छा खासे क्वेश्चंस हैं, अच्छी खासी बातें हैं, तो इन सब चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो डिस्पर्शन टॉपिक आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर आप लास्ट के टॉपिक मत करिएगा बिल्कुल भी, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बहुत सारे वेव्स से बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं लोग, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इन द सिमिलर वे 18 की बात करें तो अगर यहां पर मैं ये कहूंगा 2017 एक बहुत अलग तरीके का पेपर था। 2017 जनरली जो पेपर्स आते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स कॉमन है, बाकी बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है उन्होंने, देखो ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन उठा लिए, फ्लूइड प्लस ऑप्टिक्स के साथ एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक ऑप्टिक्स अलग से पूछ लिया,
तो 2 क्वेश्चन तो इन्होंने इसी में मार दिए, 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो ऑप्टिक्स पर बिलोंग कर दिए। मॉडर्न फिजिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा उन्होंने प्रॉपर्ली, तो ये भी एक अलग चीज है। तो कुछ भी क्वेश्चंस इग्नोर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। ईएमआई पर क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा हुआ है, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स पर बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है जिन पर आप वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका ये तो हो गया इन पे जो 19 की बात कर रहा हूँ, 18 तो मैंने, हाँ 18 तो ये मैंने बताई दिया आपको। मॉडिफाइड 18 नहीं बताया अभी, तो 18 तो अपन डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। यस 18 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं, 75 नंबर का पेपर है। और अगर आप पहला देखेंगे तो वापस आपको दिखाई पड़ेगा इट इज मॉडिफाइड बोर मॉडल। अगेन द क्वेश्चन केम्स फ्रॉम द मॉडिफाइड बोर मॉडल। अगेन आपको पोटेंशियल जी दिखाई पड़ेगा फंक्शन ऑफ पावर, और उसको डिफरेंशिएट करके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पर इनफाइनाइट लेटर का क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिस पर आप बात कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस की, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, मिड मॉडरेट क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। अगर आपने बेसिक पढ़ी हुई है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। इनोवेशन इसके अंदर थोड़ा जरूर होता है, मॉडर्न फिजिक्स का मॉडिफाइड फॉर्मेट है बस बोर मॉडल का, वो ही आपको लगाना होता है, इसके अलावा कुछ खास इसमें होता नहीं है। क्वेश्चन ये भी आसान है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये आया देखो, ये आएगा वेरिएबल मास प्रॉब्लम। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरिएबल मास प्रॉब्लम का एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। ये आपसे जरूर पूछा गया यहाँ पे, और ये बहुत अच्छा, मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन जो आप सभी बच्चों से करना उस समय पर मुश्किल पड़ सकता है। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन था ये। वापस से ईएमआई पर बेस्ड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर ये क्वेश्चन जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में आया हुआ है। तो एक चीज मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप सभी बच्चों को यहां पर कि आप सभी पोलर कोऑर्डिनेट्स और क्या बोलते हैं उसको, एजीमुथल्स वगैरह ये सब जरूर पढ़ें, क्योंकि इनका भी अपना एक अलग एप्लीकेशन है। कई बार क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मेट्स में पूछे जाते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करते तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत भारी चीज कर रहे हैं। तो देन कौन कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हैं? स्किप कोई नहीं कर सकते यार, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो यार, फिजिक्स ओलंपियाड की बात करो, आप स्किप की बात करोगे तो कैसे मजा आएगा भाई। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में फिजिक्स ओलंपियाड निकालने की बात कर रहे हो, आप टॉप 35 फिजिक्स एस्पिरेंट में आना चाहते हो, और आप ये भी चाहते हो कि आप कुछ टॉप चैप्टर छोड़ दें। मतलब ये तो फिर आपकी मर्जी है बेटा, आप क्या छोड़ते हो। मेरे हिसाब से कोई नहीं छोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस की बात कर सकता हूं, इन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो। अगेन वेंडर वाल इक्वेशन, रियल गैस, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स और बेस क्वेश्चन, ये बहुत हर बार आपको मैं लगातार सिक्वेंशली दिखा रहा हूं, हर जगह आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कि क्या आपको वेंडर वाल इक्वेशंस किस तरीके से काम कर रही है। ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ही आएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द फ्लूइड्स। तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से देख सकते हैं। तो फ्लूइड बर्नौली थ्योरम, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा टॉपिक अगर आपने देखा हो तो अभी मैं आपसे बोलूंगा एसएचएम एंड वेव पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत रेयर दिखाई पड़ता है। ग्रेविटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको रेयर दिखाई पड़ता है। मैंने मेरे से पिछली बार भी आप काइनेटिक वर्ड पूछ रहा था लास्ट टाइम भी कि सर हम कौन सा टॉपिक छोड़ दें। मैंने आपको बोला था फ्लूइड मत छोड़ना, एसएचएम एंड वेव आप छोड़ सकते हैं। अगर आप सच में छोड़ना चाहते हैं तो ईमानदारी से बात करूं तो मैं तो कहूंगा कोई नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी इनोवेशन लाया जा सकता है, तो क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। लेकिन मेजर होल्डिंग जो रहती है वो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मेजरली जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स है, रोटेशन या मैकेनिक्स में तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, टिल रोटेशन, चाहे वो एनएलएम, काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, वेरिएबल मास प्रॉब्लम। ये एरिना तो आपको पूरा कवर करना ही करना है। मतलब मैकेनिक्स का ये एरिना तो बहुत फिक्स है। ये आपको मैंने कहा था कि ये 4 जगह हैं जहां पर से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन की बात करेंगे तो इस पूरे पोर्शन से एक क्वेश्चन आता है। अब वो कहीं से भी आ सकता है क्योंकि पोर्शन भी बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके ईएमआईएसी तक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा। अब वो कहां से आता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से आए या ईएमआई से आए, वो आपके ऊपर है। फ्लूइड के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैकेनिक्स से करस्पॉन्डिंग अगर आप बात करेंगे तो अलग फ्लूइड का वेटेज एक अलग होता है, वो आ सकता है क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबल जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, केटीजी, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स सभी लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग की, तो 11वीं की रोटेशन तक की मैकेनिक्स सभी लोग पढ़ते हैं, तो आई थिंक वो आपका कवर होगा। तो 4 अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से किए हुए तो आप 3 क्वेश्चन करने की क्षमता में रहोगे, 3 से 4 क्वेश्चन, तो 50% आप कर लोगे, सिलेक्शन के आसपास तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है ना, आराम से पहुंच जाओगे।
तो ये आपको फ्लूइड क्वेश्चन था। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इफ यू कम टू द 220 क्वेश्चन, ये मेरा पूरा सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है इसके 220 के पूरा सॉल्यूशन। अगेन इसमें भी अगर आप देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, हर एक में थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आया ही आया है हर जगह। अगेन आप यहां पर बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन, ईएमआई का क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वर्कआउट करेगी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, कहां पे कैसे घूमेगा। और ये आपका हीलियम आयन का मॉडल फिजिक्स क्वेश्चन, अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ बोर मॉडल है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इसका पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपका साउंड से। अब एक क्वेश्चन आया साउंड वेव के ऊपर जो डॉपलर इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगेन मैं बोलूंगा कि यही क्वेश्चन पिछले 6 सालों में आपको दिखाई पड़ा है, सिर्फ ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे आप INPHO 2020 सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, मेरा खुद का पड़ा हुआ है। एरर एनालिसिस, इतने बड़े क्वेश्चंस पे एरर एनालिसिस सभी के बाई पार्ट है, मतलब वो अंदर ऑप्शंस में है ना। तो एरर तो हर जगह आती है, बिल्कुल एरर को आप छोड़ नहीं सकते। एंड दिस लास्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू रोटेशन। फिर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5वां क्वेश्चन रोटेशन का था। IOQP का 2021 का पेपर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से था, दूसरा क्वेश्चन KTG थर्मोडायनेमिक्स से था, तीसरा क्वेश्चन आपको जैसा मैंने अभी दिखाया भी था आपको यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन पावर रेडिएशन, अगर आपको याद हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात की थी, इलेक्ट्रॉन का पावर रेडिएशन की बात की थी, इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी इन दिस एक्सप्रेशन। और अगर आप यहां पर देखेंगे 2017 के पेपर में भी तो ग्रेविटेशनल वेव पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। ये देखिए ये क्वेश्चन और 2021 का ये क्वेश्चन, 2021 में इलेक्ट्रॉन और 2017 में ग्रेविटेशन से एनर्जी लॉस, ग्रेविटेशनल वेव के थ्रू पावर रेडिएशन। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से पूछा गया है। ये एक अच्छा सिग्नल है कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आएंगे, उनके हर एक्सटेंशन को सोच के जाएंगे, तो चांसेस है कि आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ठीक है ना। तो INPHO 2021 में पावर रेडिएशन की बात भी की थी। ये सारा मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं कि काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का आया था यहाँ पे दिस क्वेश्चन। तो दिस इज कॉल्ड अ 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे, 5 के 5 क्वेश्चंस प्यारे क्वेश्चंस थे। 3 क्वेश्चन थोड़े से लंबे थे, 2 क्वेश्चन थोड़े छोटे थे। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि अगर आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2 क्वेश्चंस आपके ज्यादा लंबे नहीं होंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके अच्छे खासे लंबे होंगे, 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं। इस तरीके से आपका बैलेंसिंग रखी जाती है। 3 मंथ में IOQP क्लियर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यूनिट एंड डायमेंशन को नहीं छोड़ सकते भाई, डायमेंशन पर बेस्ड ही तो क्वेश्चन सामने लिखा है। बच्चे कैसी बातें कर रहा है बेटा, ये डायमेंशन के बिना कैसे निकाल लोगे बताओ? कौन सा खुला हुआ है ये? हाँ, ये डायमेंशन के बिना कैसे निकाल लोगे बताओ? ये डायमेंशन से तो निकालना है, इसकी पावर ओमेगा एक्स वाई जेड, ये क्या है? ये डायमेंशन पे बेस्ड तो क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपके सामने दिखा दिए डायमेंशन पे, क्यों छोड़ोगे डायमेंशन भाई? तुमसे बोला डायमेंशन एरर, ये बाई पार्ट है, हर जगह आएंगे, घूम घूम के आएंगे, ये नहीं छोड़ सकते हो, सपोर्टिंग कंसेप्ट है ये, कैसे छोड़ सकते हो बताओ? तो कृपया करके ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें। उम्मीद करता हूं कि ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को और अच्छा करें मेरे प्यारे बच्चों, और कोई दिक्कत हो तो पूछते चलें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ वेरी ग्रेट डे। एनी इश्यूज यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चों।